जैसा कि आप जानते हैं टीएस के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं 20 तारीख से, ठीक है। 20 तारीख के जो पेपर हुआ है दोनों शिफ्टों में, उस पेपर के कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं और उनका अपन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और उसके आधार पे आप आगे की तैयारी कर सकते हैं, आपको उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा कुछ ना कुछ। तो अपन टॉपिक वाइज इस पर चर्चा करेंगे। देखो, पहला टॉपिक अपना अग्निशामक यंत्र। तो अग्निशामक यंत्र से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि बिजली के तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अग्निशामक यंत्र के प्रयोग के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के यदि आप उत्तर देखें तो इसका उत्तर होगा आपका हैलोन शामक। हैलोन शामक की जगह आपको सीटीसी दे सकते हैं, सीटीसी शामक, या कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको अग्निशामक यंत्र अच्छी तरह से याद करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखो दूसरा टॉपिक है अपना औजार। औजार के बारे में अपना टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखो, तारों को मोड़ने व हुक बनाने के लिए कौन से प्लायर को काम में लिया जाता है। तो औजार से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब औजार से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ज़रूर थोड़ी कि यही क्वेश्चन आएगा। औजार को मोड़ने, तारों को मोड़ने व हुक बनाने के लिए, तारों को मोड़ने व हुक बनाने के लिए राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। तो आपसे राउंड नोज प्लायर की जगह लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग पूछा जा सकता है कि संकरे स्थानों पर नट बोल्ट को कसने के लिए या वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर का उपयोग किया जाएगा। तो आप कहोगे लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तारों को काटने के लिए कौन से प्लायर का उपयोग किया जाता है, तो आप कहोगे साइड कटिंग प्लायर का उपयोग किया जाता है। तो औजारों से संबंधित आपको पूरे औजार देखने अच्छी तरह से याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आया इसके अंदर आवर्त सारणी से संबंधित। क्वेश्चन क्या है, देखो, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। जो अपन आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा तत्व का, और जो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा उसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की आपकी तत्व की बनावट या पदार्थ की बनावट के बारे में आपको थोड़ा सा समझना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना देखो यहाँ पे एमएमएफ का मात्रक। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि एमएमएफ का मात्रक क्या होता है। तो एमएमएफ का मात्रक तो एम्पियर टर्न होता है, आपको सबको पता है। एमएमएफ का मात्रक क्या होगा, एम्पियर टर्न, ठीक है। और यहाँ पे मात्रक की जगह एमएमएफ का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका N गुणा I। अब यहाँ पे मात्रक से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब ये है कि आपको जितने भी मात्रक हैं वो सब आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। मात्रक से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। इसके बाद में देखो किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम से संबंधित क्वेश्चन क्या है कि केवीएल कहाँ लागू होता है, केवीएल कहाँ लागू होता है। तो केवीएल का मतलब क्या है यहाँ पे, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ के वोल्टेज नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि ये कहाँ लागू होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि केवीएल कौन से सिद्धांत पे काम करता है, या केवीएल का सिद्धांत क्या है। तो आप कहोगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। केसीएल का सिद्धांत क्या है, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। केवीएल और केसीएल दोनों के अलग अलग नाम होते हैं, वो नाम के बारे में पूछा जा सकता है। केवीएल और केसीएल दोनों ही डीसी परिपथ में लागू होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है, लेकिन केवीएल से यानी नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया। ओम के नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो रासायनिक सेल। रासायनिक सेल से क्या क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर, पेपर के अंदर, वो देखते हैं पहले कि सेलों को सीरीज में जोड़ने में आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, यानी सेलों को सीरीज में जोड़ने पर उनका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो सेलों को यदि आप सीरीज में जोड़ते हो, मान लो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है और सेलों की संख्या आपने N ले रखी है, तो फिर सीरीज में जोड़ने पर इनका कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, N गुणा R हो जाएगा। और यदि आप सेलों को समांतर में जोड़ दोगे तो इनका कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/N हो जाएगा। तो अब ये तो आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया। वोल्टेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल वोल्टेज कितने होंगे, तो सभी सेलों के योग के बराबर हो जाएंगे। समांतर में जोड़ने पर कुल वोल्टेज कितने मिलेंगे, तो एक सेल के वोल्टेज के बराबर पूछेंगे, आपको वोल्टेज मिलेंगे। तो सेलों से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
सेल का ईएमएफ पूछा जा सकता है कि कौन से सेल का ईएमएफ कितना होता है। सेल का एनोड और कैथोड के बारे में पूछा जा सकता है। सेकेंडरी सेलों के प्लेटों के बारे में पूछा जा सकता है। तो बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में देखो कैपेसिटर का संयोजन। तो कैपेसिटर का संयोजन अपन ने देखा है कि दो प्रकार से संयोजन होता है, एक तो पैरेलल और एक सीरीज। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कैपेसिटर से संबंधित वो है कि कैपेसिटर को समांतर में जोड़ने पर मान ज्ञात करना। यानी कैपेसिटर को, यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है आपको। एक क्वेश्चन जो इसमें आया आपके एग्जाम में 10 फैरेड, 20 फैरेड, 30 फैरेड और 40 फैरेड की 4 कैपेसिटर हैं। चारों को आपको समांतर में जोड़ा है। चारों कैपेसिटर को किस प्रकार से जोड़ा गया है? समांतर में। तो यहाँ पे कुल कैपेसिटेंस का मान कितना होगा, कुल धारिता कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर में जोड़ने पे आप हमेशा ध्यान रखना कैपेसिटर के अंदर कुल धारिता जुड़ जाती है। तो यहाँ पे टोटल धारिता कितनी हो जाएगी इसकी? 100 फैरेड। और यदि आप कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो तो फिर आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 1/CT, 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो कैपेसिटर के संयोजन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कैपेसिटर एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था। इसके अंदर आपको वोल्टेज के मान दिए गए थे, ठीक है, और कैपेसिटर में आवेश का मान दिया गया था और कैपेसिटर की धारिता का मान पूछा था, C का मान पूछा था। तो C बराबर क्या हो जाएगा आपका? Q/V। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका मतलब कैपेसिटर स्थिर विद्युत का जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। उसके बाद में देखो सोलर सेल। सोलर सेल के बारे में क्या क्वेश्चन आया था एग्जाम में? देखो सोलर सेल या फोटोवोल्टेइक सेल कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? तो ये एनर्जी कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछ लिया कि सोलर सेल कौन सी ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदलता है। तो सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो अब रासायनिक सेल के बारे में पूछा जा सकता है कि रासायनिक सेल कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो आप कहोगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ये सोलर सेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। सोलर सेल के वोल्टेज पूछे जा सकते हैं कि एक सोलर सेल के वोल्टेज कितने होते हैं। तो एक सोलर सेल के वोल्टेज कितने होंगे? 0.55 वोल्ट। एक सोलर सेल के वोल्ट कितने होते हैं? 0.55 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से सेल के बारे में पूछा गया है। फिर देखो डीसी मशीन के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। डीसी मशीन में फील्ड प्रतिरोध का मान क्रांतिक प्रतिरोध से कितना होना चाहिए? डीसी मशीन से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डीसी मशीन में फील्ड प्रतिरोध का मान क्रांतिक प्रतिरोध से कितना होना चाहिए। तो डीसी मशीन के अंदर फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए, अन्यथा डीसी जनरेटर की यदि अपन बात करें वो ईएमएफ नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसके फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। फिर देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, अल्टरनेटर के समान कौन सी मशीन की संरचना होती है। तो अल्टरनेटर के समान आपको पता है एक तो सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर दोनों की संरचना बिल्कुल सेम होती है। जैसे डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की बनावट सेम होती है, वैसे ही अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों की बनावट समान होती है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। ये एसी मशीन से संबंधित क्वेश्चन हो गया अपना। इसके बाद में देखो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में अंतर कैसे करें। अब अंतर कैसे करना है, अब ये चीज़ तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि अंतर कैसे करोगे। ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको कि ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में अंतर कैसे करें। या तो ट्रांसफॉर्मर के अकॉर्डिंग अपन अंतर कर सकते हैं, या जो अपन कंडक्टर प्रयोग में लेते हैं उसके अनुसार अपन अंतर कर सकते हैं। जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम में अपन 3 फेज 3 वायर का प्रयोग करते हैं एसी ट्रांसमिशन में, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में अपन 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। उसके बाद में देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, रेक्टिफायर का कार्य क्या है। तो रेक्टिफायर का कार्य एसी को डीसी में बदलना होता है। तो ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आपका रेक्टिफायर के क्वेश्चन हो सकता है। मान लो सेमीकंडक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सेमीकंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं,
पी प्रकार का कौन सा होता है, एन प्रकार का कौन सा होता है, पी प्रकार का बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, एन प्रकार का बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है। दाता अशुद्धि कौन सी होती है, ग्राही अशुद्धि कौन सी होती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में। फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं आपके, जैसे डायोड है, एससीआर है, ट्रांजिस्टर है, डाइक है, ट्राइक है, एफईटी है, यूजेटी है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखो कि यूजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं, यूजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं। यूजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं, है ना। इसी तरह से आपको अलग अलग पूछा जा सकता है कि डाइक में कितने टर्मिनल होते हैं, तो डाइक में 2 टर्मिनल होते हैं, है ना। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, ट्राइक में 3 टर्मिनल होते हैं, MT1, MT2 और गेट, है ना। आपका एफईटी में कितने टर्मिनल होते हैं, अलग अलग टर्मिनल पूछे जा सकते हैं, उनके सिंबल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइस हैं, जो कंपोनेंट हैं, उन सब के बारे में आपको तैयारी करनी होगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक तो नंबर सिस्टम आ जाएगा और एक गेट आते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बेसिक क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो मान लो आपसे पूछा जा सकता है कि बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, ठीक है, या उसके आधार कितना होता है ना, या डेसिमल में कितना आधार कितना होता है, उसके डिजिट कितने होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको डेसिमल नंबर दे दिया और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा गेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गेट में आपके बेसिक गेट कौन कौन से हैं, जैसे और गेट है, नॉट गेट है, या एंड गेट है, ये बेसिक गेट है। इसके अलावा आपका नोर गेट और नैंड गेट, ये यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। तो इनका सिंबल पूछा जा सकता है, सत्य सारणी पूछी जा सकती है, यानी ट्रूथ टेबल पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना होगा, तैयारी कर लेना अच्छी तरह से। इसके बाद में देखो वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो वाइंडिंग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था इसके अंदर कि स्लॉट के अंदर से कॉइल को बाहर निकालने के लिए कौन से औजार का प्रयोग करते हैं। तो ये अपन औजारों के अंदर भी आ गया और वाइंडिंग का क्वेश्चन भी हो गया, औजारों के अंदर भी और ये वाइंडिंग का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो स्लॉट से कॉइल को बाहर निकालने के लिए पिंसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो वाइंडिंग का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार्टर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो एक स्लिप रिंग स्टार्टर यूज करने का उद्देश्य क्या है, यानी उसमें टॉर्क के बारे में दे दिया कि स्लिप रिंग स्टार्टर का अपन उपयोग करते हैं तो जो मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बढ़ता है या घटता है। तो स्लिप रिंग मोटर के अंदर अपन जब स्टार्टर का यूज करते हैं तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज करते हैं, जिसमें रोटर की श्रेणी क्रम में अपन प्रतिरोध जोड़ते हैं, और इस स्टार्टर का प्रयोग केवल स्लिप रिंग मोटर के लिए किया जाता है, ये भी ध्यान रखना आप। तो जब रोटर के सर्किट में स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं तो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा कि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा यदि आप स्लिप रिंग स्टार्टर का यूज करते हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, देखो वाइंडिंग से संबंधित कि 4 पोल वाली लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। तो लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो 4 पोल वाली लैप वाइंडिंग में समांतर पथ कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। यही क्वेश्चन आपका वेव वाइंडिंग से संबंधित पूछा जा सकता है कि वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। तो वेव वाइंडिंग में हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 होती है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिंप्लेक्स वाइंडिंग के बारे में पूछा जाए। यदि आपको डुप्लेक्स वाइंडिंग दे दिया जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि 4 पोल की डुप्लेक्स वाइंडिंग, 4 पोल की डुप्लेक्स वाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो यदि 4 पोल की डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या यदि पूछी जाती है तो यहाँ पे डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा। सिंप्लेक्स में 4 पोल की लैप वाइंडिंग में 4 समांतर पथ होते हैं, तो डुप्लेक्स में समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी, डबल, यानी 8 हो जाएगी, है ना। तो प्लेक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर 18 SWG का mm में मान कितना होता है। तो 18 SWG का mm में मान पूछा है, तो ये तो भैया आपको याद ही करना पड़ेगा।
जो भी आपके SWG हैं, जो मेन SWG 18 का पूछ लिया, 22 का पूछ सकते हैं, 29 का, 32 का, 35 का, 36 का, क्योंकि जो अपन नॉर्मल काम में लेते हैं वाइंडिंग के अंदर, तो उनका आपको मान याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मान आप याद कर लेना अच्छी तरह से। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह का। एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है, देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि 50 वाट के 10 बल्ब 10 घंटे जलते हैं तो खर्च ऊर्जा कितनी होगी। 50 वाट के 10 बल्ब, 50 वाट के 10 बल्ब हैं और 10 घंटे जलते हैं, 10 घंटे, ठीक है। तो इसके अंदर खर्च की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी, तो ये कितनी ऊर्जा खर्च करेंगे, ठीक है। तो खर्च की जाने वाली ऊर्जा आप कैसे ज्ञात करोगे। एक बल्ब के वाट कितने हैं 50, बल्बों की संख्या कितनी है 10, और कितने घंटे जलते हैं 10 घंटे, तो ये आ जाएगा आपका वाट घंटे में। ये उत्तर तो आ जाएगा आपका वाट घंटे में। ये जो वैल्यू आएगी वाट घंटे में आएगी, इसका मान हो जाएगा आपका 5000 वाट घंटे, ठीक है। वाट घंटे का मतलब WH, यदि ऑप्शन में आपको WH दे रखा है तो हो जाएगा आपका 5000 WH। यदि आपको ऊर्जा का मात्रक kWH दे रखा है तो फिर आप क्या करोगे, इसके अंदर 5000 में 1000 का भाग दे दोगे तो यह आ जाएगा आपका 5 kWH। kWH में यदि ऑप्शन आता है तो 5 kWH हो जाएगा, यदि वाट घंटे में आता है तो 5000 वाट घंटे हो जाएगा। और यदि यूनिट के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि अपना kWH का अन्य मात्रक यूनिट भी होता है, BOT यूनिट अपन जिसको कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो एक यूनिट बराबर कितना होता है, एक यूनिट बराबर 1 kWH। तो आपका 5 kWH का मतलब क्या हो गया, 5 यूनिट। तो ये जो बल्ब आपने यहाँ काम में ले रखे हैं, ये कितनी ऊर्जा खर्च करेंगे, 5000 WH या 5 kWH या 5 यूनिट। अब ये चीज़ ऑप्शन पे डिपेंड करती है कि ऑप्शन में आपको कौन सा मान दे रखा है, उसी के अनुसार आपको इसका उत्तर करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं उसके अनुसार यदि अपन पेपर का लेवल देखें तो पेपर का लेवल ज़्यादा डीपली नहीं है थ्योरी का, बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वायरिंग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इल्यूमिनेशन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। इल्यूमिनेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर कि इल्यूमिनेशन में लाइट की जो किरणें गिरती हैं वो दूरी के ऊपर निर्भर करती हैं, और ये किस नियम के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसको अपन कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम। और इस नियम के अनुसार जो प्रकाश की किरणें, जो ल्यूमिनस फ्लक्स गिरता है किसी भी सरफेस के ऊपर, उसका मान होता है I/d² इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ इसको अपन कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है जो भी फ्लक्स की मात्रा होगी, आपकी ल्यूमिनस फ्लक्स की मात्रा। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका मतलब इल्यूमिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कवर तो पूरे सिलेबस को ही कर दिया, लेकिन क्वेश्चन बेसिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बेसिक पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा घुमा के भी नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी आपको सिलेबस करवाया गया है क्लास के अंदर, वो सिलेबस आपको पूरा अच्छी तरह से तैयार करना है, और उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। DC जनरेटर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि DC जनरेटर के अंदर अंतः प्रवाह है, अंतः ग्राफ कौन सा होता है, अंतः ग्राफ किस किस के बीच में खींचा जाता है। अब देखो नाम अटपटा दे दिया यहाँ पे, अंतः ग्राफ। तो अंतः ग्राफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आंतरिक अभिलक्षण, आंतरिक अभिलक्षण यानी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो DC जनरेटर के अंदर 3 प्रकार के अभिलक्षण खींचे जाते हैं। एक तो होता है चुंबकीय अभिलक्षण, ठीक है। चुंबकीय अभिलक्षण तो होता है आपका किसके बीच में, E0 और IF के बीच में। एक होता है आंतरिक अभिलक्षण, ये होता है आपका EMF E और आर्मेचर करंट के बीच में। एक होता है बाह्य अभिलक्षण, बाह्य अभिलक्षण किसके बीच में खींचा जाता है, बाह्य अभिलक्षण, ये होता है आपका टर्मिनल वोल्टेज V और लोड करंट IL के बीच में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया कि अंतः ग्राफ का मतलब आंतरिक अभिलक्षण किसके बीच में खींचा जाएगा, तो आप कहोगे प्रेरित विद्युत वाहक बल और आर्मेचर करंट के बीच में। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि आर्मेचर करंट को आप कौन से एक्सिस पे लेते हो और EMF को कौन से एक्सिस पे। तो आर्मेचर करंट आपकी आती है X एक्सिस पे और Y एक्सिस पे आएगा आपका EMF,
ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा गया है एग्ज़ाम में अभी तक। जो पेपर हुआ है 2 शिफ्ट में जो हुआ है उसके अनुसार, ठीक है। तो इसके अनुसार आपको तैयारी करनी है, ठीक है। थैंक यू।